मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2025 की देख रहे थे, तो उसमें हम लोग आर्थिक परिदृश्य फर्स्ट पोर्शन देख चुके हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देख चुके हैं, तो शुरू करते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं। बेरोजगारी के आंकड़े कौन से महीने के? अप्रैल के। देखिए रिपोर्ट आती है मंथली, तो इसमें डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो जो रिपोर्ट आई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हिंदी में हो जाएगा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। श्रम बल, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। इसी में बेरोजगारी के आंकड़े दिए गए हैं। ये रिपोर्ट जारी किसने की है? PLFS। तो जारी किया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये कौन से मंत्रालय में आता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और इसका मंत्रालय का नाम है मोस्पी। याद रखेंगे, बहुत सारे आंकड़े ये जारी करता है। मोस्पी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये जारी करता है, इसने रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं इस सर्वे में? इसमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से जारी की गई हैं। एक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर। दूसरा आया है WPR, और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। तो इनको समझ लेते हैं क्या है और कितना हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? साफ साफ स्पष्ट है। लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन क्या है? मतलब कुल जनसंख्या का वह भाग किसमें? परसेंटेज में, जो कार्य में लगा हुआ है। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, जो लोग काम चाह रहे हैं, मतलब ये काम करने के लिए उपलब्ध हैं। और तीसरा है काम या कार्य के लिए उपलब्ध हैं। इसमें वो लोग इसका मतलब शामिल नहीं हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। नोट, जो लोग काम नहीं चाहते हैं उनको इसमें शामिल ही नहीं किया जाता है। किसमें? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। ठीक है। तो जनसंख्या में से वह भाग जो काम में लगा हुआ है और जो काम चाह रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं काम, कि हमको काम मिले हम करेंगे,
और काम के लिए उपलब्ध हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। और ये जो जनसंख्या होती है 15+ की बात करते हैं, 15 साल से ज़्यादा हो। तो इसके जो आंकड़े आए हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अप्रैल का है 55.6%, मतलब इतने लोग काम चाह रहे हैं। ठीक है। ग्रामीण और शहरी का है तो ग्रामीण 58% है और शहरी 50.7% है। ग्रामीण, ये ग्रामीण और शहरी क्या हुआ, गांव में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 58%, मतलब गांव में इतने लोग काम कर रहे हैं या काम चाह रहे हैं, और शहर में 50% है। तो गांव में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात है। ठीक। दूसरा WPR, WPR क्या है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यह एक अनुपात है, रेशियो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यह एक अनुपात है। मतलब ये जनसंख्या का वह भाग जो कार्य में संलग्न है, बस कार्य में लगा हुआ है, काम कर रहा है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उसको बताता है। और ये परसेंटेज में निकाला जाता है, किसमें, परसेंटेज में। सूत्र अगर लिखना है तो कार्यशील जनसंख्या कितनी है, बटे कुल जनसंख्या कितनी है, 15+ की, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, ये है 52.8%। एक जनरल आंकड़ा याद रखिए, क्योंकि हर महीने आंकड़े चेंज होते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो एक जनरल आपको पता होना चाहिए। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में अगर हम मेल और फीमेल का देखें, मेल पुरुष और फीमेल दैट इज़ महिला, कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, तो पुरुषों का 73.7% है, मतलब इतने पुरुष काम में संलग्न हैं, और महिलाओं में मात्र 32.5% है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाता है अर्थव्यवस्था की समस्या है, तो आप कहिए महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है। लेबर फोर्स से भी आगे जाइए तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बहुत स्थिति ख़राब है, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब महिलाओं को काम पर लाया जाए। फ़ायदा क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, श्रम उपलब्ध होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी जब बढ़ेगा तो हम चाहते हैं विकसित देश बनना, तो तभी बन पाएंगे। तो विकसित देश बनने के क्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना बहुत आवश्यक है। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ कम टू द बेरोजगारी दर, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये कौन से लोग होते हैं, देखिए जो लोग काम मांगने गए, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो लोग काम में लगे हुए हैं और जो लोग काम चाह रहे हैं, तो ये भी परसेंटेज में व्यक्त करते हैं हम लोग, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसका मतलब पर्सन अनएम्प्लॉयड एमंग लेबर फोर्स, मतलब ये हुआ, ये जो लेबर फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब कार्यबल
या श्रम बल लिखते हैं ज़्यादा अच्छा, श्रम बल। श्रम बल में से जिनको काम नहीं मिल रहा है, काम ढूंढ रहे हैं लेकिन जिनको काम नहीं मिल रहा, तो लेबर फोर्स कुल श्रम बल से वह श्रम बल का वह भाग जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो है बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये है 5.1%। श्रम बल का वह भाग जिन्हें काम नहीं मिल रहा है वो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, जो लोग जिनको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो काम चाह रहे हैं। तो जो लोग काम चाह रहे हैं वो लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है वो बेरोजगारी दर में काउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये 9th था, हम लोग 10th में चलते हैं, मतलब 10th न्यूज़ क्या है हमारी, ठीक है। नहीं, ये 10th थी, हम लोग 11th पर बात करेंगे आज। नेक्स्ट है 11th। नेक्स्ट है पीएसबी का शुद्ध लाभ। पीएसबी क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक। हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सीधा कहूँ तो एक शब्द में सरकारी बैंक जो हैं। सरकारी बैंक कौन से होते हैं? जहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है। तो इन बैंकों को शुद्ध लाभ हुआ है। क्यों? अभी तक घाटे में चल रहे थे। तो कितना लाभ हुआ है? सभी बैंकों का कुल मिलाकर लाभ इन्होंने जो निकाला है, शुद्ध लाभ 1,78,364 करोड़ सभी बैंकों का है, ठीक है। तो सभी बैंकों का जो लाभ इन्होंने निकाला, सभी बैंक कितने हैं कुल? सरकारी बैंक कुल 12, तो उनका कुल लाभ जोड़ा गया इतना हुआ। अमाउंट आपको याद नहीं रखनी है, वंस अगेन। ये कैसे हुआ? इन लोगों ने अपना एनपीए कम किया। एनपीए क्या होता है? बैंकिंग सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये क्या होता है? बैंकों में एनपीए क्या होता है? देखिए, बैंक देते हैं लोन। क्या देते हैं? लोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋण। तो ये लोन देते हैं बैंक, ये ऋण जो होता है ये होता है बैंकों का असेट। क्या होता है बैंकों के लिए? बैंक का संपत्ति है ये। और इस पर बैंक को लाभ क्या होता है? इस पर बैंक को मिलता है ब्याज। तो हर महीने जो आप ईएमआई चुकाते हैं, जो लोग लोन लेते हैं, उसमें एक पोर्शन होता है मूलधन का और एक पोर्शन होता है जाता है ब्याज। दो हिस्से होते हैं। तो जब तक आप ईएमआई दे रहे हैं तब तक इसको बोलते हैं परफॉर्मिंग असेट्स। क्या बोलते हैं? परफॉर्मिंग असेट। असेट परफॉर्म कर रही है जब तक ईएमआई देते हैं, और ईएमआई देना आपने बंद किया, उसके बाद हो जाता है एनपीए। साधारण शब्दों में ये रही परिभाषा इसकी, ठीक है। पीरियड आप भूल जाइए, 2 महीने 3 महीने जो भी होता है। तो एनपीए बैंकों का कम हुआ है, इससे बैंकों का लाभ बढ़ा है। तो सबसे अधिक शुद्ध लाभ में वृद्धि हुई है पंजाब नेशनल बैंक में। दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा।
लाभ सबसे अधिक देने वाले बैंक हैं। तीसरा सबसे अधिक लाभ हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक, ये ऐसा इसके लिए जो हुआ कि बैंकों को जो लाभ हुआ, इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की थी, क्योंकि इसमें पहले ये जो बैंक थे घाटे में चल रहे थे। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या थे, ये घाटे में थे। तो घाटे से बाहर निकालने के लिए, बैंकों में सुधार करने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की थी। उसका नाम था 4R स्ट्रैटजी। 4R स्ट्रैटजी ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक बैंकों के ऋण को कम करना है, ऋण या एनपीए को कम करना, इसका पर्पज ये था। 4R क्या है यहाँ पर? इन्होंने 4R बताए थे, वही देखना है। पहला R जो था उसका मतलब था रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना। क्या पहचान करना? रिकॉग्नाइज करना मतलब एनपीए की पहचान करना, क्योंकि एनपीए में रिफॉर्म करना है तो पहले एनपीए की पहचान तो करिए, कौन एनपीए है। एनपीए की स्पष्ट पहचान करें, बैंकों ने किया। दूसरे आर का मतलब था रेजोल्यूशन। देखिए रेजोल्यूशन दो होते हैं, एक आप लोग न्यू ईयर पे लेते हैं, वो एक वो होता है, ये दूसरा है। यहाँ रेजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान करना। ठीक है, तो जो एनपीए है उसको ठीक करना। कैसे ठीक करेंगे? जो असेट है आप उसको बेच दीजिए। जो जिसने लोन लिया होगा कुछ गिरवी रखा होगा, तो गिरवी रखा हो या कंपनी ही है तो उसकी बिक्री करिए। जैसे अभी प्रोसीजर है लीगल, उसके थ्रू इसको ठीक करना। तीसरा आर जो था उसका मतलब था रिकैपिटलाइजेशन। पुनर्पूंजीकरण। ये क्या होता है? रिकैपिटलाइजेशन में री हटाइए, कैपिटलाइजेशन की बात करिए। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? बैंकों में जो पूंजी डालती है सरकार, पैसा डालती है, उसी को बोलते हैं। तो बैंकों को, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको पूंजी उपलब्ध कराना। यहाँ पूंजी उपलब्ध कराने से तात्पर्य होता है जो पैसे देती है ना सरकार, वही पूंजी होती है। जब किसी पैसे का उपयोग पैसा कमाने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए किया जाता है तो उस पैसे को पूंजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बैंक को सरकार कुछ पैसे देगी जो बैंक उपयोग करेगा लोन देने में, तो उसको पूंजी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पूंजी शब्द आया हुआ है। बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराकर उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत करना। यहाँ आपको याद रखना है, मेन है यही, पूंजी उपलब्ध करना, रिकैपिटलाइजेशन, बैंकों में और अधिक पूंजी डालना। कौन डालेगा? सरकार। और चौथे आर का मतलब था रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब सुधार करना। किस चीज़ में सुधार? बैंक जो काम काज का तरीके हैं, बैंकों के काम काज का जो तरीका है उसमें सुधार करना। जैसे
लोन हर किसी को नहीं देना है, लोन चेक करके देना है। ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार। तो ये 4R स्ट्रेटजी थी, सरकार ने चलाई थी, जिसका फ़ायदा बैंकों को हुआ। कब चलाई थी? 2017-18 के आसपास। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा दिया गया लाभांश। ये क्या है? ये सरकार जो आरबीआई है, आरबीआई आप लोग जानते हैं क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इसी केंद्रीय बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाभांश की घोषणा की है। कितना? 2,68,590 करोड़ रुपए की घोषणा की है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर है 2024 और 25, इसके लिए। और ये पैसा जब लाभांश घोषणा हुई है तो ये पैसा किसको मिलेगा? ये मिलेगा सरकार को। कौन सी सरकार को? केंद्र सरकार को, ना कि राज्य की। तो ये जो पैसा मिलेगा सरकार को, इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करेगी। इससे सरकार का राजकोषीय घाटा क्या होगा? कम हो जाएगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के द्वारा जो उधारी ली जाती है, सरकार द्वारा व्यय पूरा करने के लिए ली जाने वाली कुल उधारी। तो एक शब्द में कहिए, राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार जो उधार लेती है, कुल उधार जो है एक साल का, वही है राजकोषीय घाटा। तो अब जब पैसा सरकार को यहाँ से इतना मिल गया तो उधार कम लेना पड़ेगा। जब उधार कम होगा तो सरकार का राजकोषीय घाटा क्या होगा? कम हो जाएगा। एक दूसरा, सरकार का जो बजटीय अनुमान था, बजट में सरकार ने अनुमान लगाया था कितना लाभांश मिलेगा। तो लाभांश का जो बजटीय अनुमान था 2.6 लाख करोड़ का था मात्र। तो सरकार के बजट के अनुमान से ज़्यादा मिला है। और ये बजटीय अनुमान जो इतना था, इसमें आरबीआई का भी शामिल था, प्लस अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी शामिल है। तो आरबीआई का ही इससे ज़्यादा हो गया। तो सरकार के अनुमान से ज़्यादा हो गया है। तो जब अनुमान से ज़्यादा हो गया तो राजकोषीय घाटा सरकार का कम होगा। और जब राजकोषीय घाटा कम होता है तो इसको बोलते हैं ना, सरकार क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अवसंरचना पर। ये जो पैसा आया है वो सरकार क्या करेगी? अवसंरचना पर खर्च करेगी। जब अवसंरचना पर खर्च होता है तो इससे होता है विकास को मिलती है गति। ठीक, ये हो गया इसका पूरा
सरकार का। अब आपको ये पता होना चाहिए, तो आरबीआई के पास जो ये आया लाभांश, सर यहाँ पर जो आरबीआई को लाभांश हो रहा है, तो पैसा कहाँ से आता है? आरबीआई की आय का स्रोत क्या है? या आय का लिखिए या लाभ का लिखिए, आय से बेटर लिखिए लाभ का। आरबीआई के लाभ का स्रोत क्या है? स्रोत स्पष्ट है। पहला स्रोत है सीनियोरेज। ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। एक तो आय होती है सीनियोरेज से। ये क्या होता है? देखिए, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई नोट छापता है। छापता है मतलब प्रिंट करता है, और नोट छापने के लिए खर्चा आता है सर आरबीआई का। मान लीजिए 2000 का नोट खर्चा आता है, कुछ भी आता हो मान लीजिए, और जब आरबीआई नोट छापती है तो आता है उसका खर्चा। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए 2000 का नोट है, नोट की कीमत कितनी? 2000 रुपये। इसको छापने का खर्चा आया, नोट तो पेपर ही होता है ना, मान लीजिए 2 रुपये आया इसको छापने का खर्चा, तो सीनियोरेज कितना होगा? 2000 का नोट, उसमें से घटाएंगे 2 रुपये, 1998 का फ़ायदा हुआ आरबीआई का। क्योंकि जो 2000 का नोट छापा आरबीआई ने, उसमें 2 रुपये खर्चा आया, तो बचा 1998। ये 1998 आरबीआई देगा किसी को, तो उसके बदले में 1998 मिलेंगे ना उसको। तो ये 1998 हो गया उसका लाभ। बहुत क्रिटिकल है, याद रखेंगे। मान लीजिए 1000 का नोट है, तो 2 रुपये खर्चा आया तो 998 बचेंगे। 500 रुपये का नोट है, 10 रुपये खर्चा आया तो 490 बचेंगे आरबीआई को। तो ये पैसा बचता है आरबीआई को। दूसरा, आरबीआई को ऋण पर प्राप्त ब्याज, तो ऋण भी देता है आरबीआई। तो ऋण किसको देता है? किस किस को देता है? एक तो ये बैंकों को देता है, जो सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक लिख दीजिए सीधे सीधे। तो कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, लोन पर ब्याज मिलता है, तो इसका आय हो जाता है। इसके अलावा सरकारें भी लेती हैं लोन, तो सरकारों से मिल जाता है इसको। तीसरा, सरकारी बांड की खरीद भी करती है, तो उसमें कुछ कमीशन वमीशन मिलता है इसको। सरकारी बॉन्ड की अगर इसने खरीद ही लिया है तो इसको उस पर ब्याज मिलेगा। सरकार के बॉन्ड खरीदा, विदेशी बॉन्ड खरीदती, विदेशी बॉन्ड मतलब विदेशी सरकारों की बॉन्ड खरीदती है। अब बॉन्ड खरीदेगा तो उसमें कूपन दर होता है, तो ब्याज मिलता है उसका, प्लस विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करती है, फॉरेक्स का क्रय विक्रय, तो उसमें जो इसको मार्जिन मिल जाए वो। तो इन तरीक़ों से आरबीआई को मिलता है लाभ। उस लाभ का एक हिस्सा आरबीआई को क्या मिला? लाभ। इस लाभ का दो हिस्से,
एक देती है सरकार को, जिसको हम बोल रहे हैं लाभांश। लाभांश उचित शब्द नहीं है, क्योंकि लाभांश होता है कंपनियों का, ये कोई कंपनी नहीं है, लेकिन प्रचलित शब्द यही है। तो सरकार को लाभांश मिलता है एक हिस्सा। दूसरा, ये सीआरबी के रूप में रखती है। किसके रूप में? सीआरबी के रूप में। सीआरबी क्या होता है? कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर। रिस्क बफर क्या होता है? ये एक्चुअल में कभी मान लीजिए अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो खराब हो गई, तो ये काम आएगा, पैसा होने पर काम आता है। आरबीआई जैसे अर्थव्यवस्था स्थायित्व को खतरा आ गया, तो वैसे में एकदम समझ लीजिए कि रेनी डे में काम आता है। जैसे हम लोग जब मजबूरी में फंस जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रेनी डे, बहुत ख़राब दिन है। तो ख़राब दिनों में काम आएगा, जब मजबूरी होगी एकदम स्थिति आरबीआई की, तो ये पैसा सरकार के आरबीआई के पास रखा रहता है। तो सीआरबी वह पैसा है जो आरबीआई लाभ में से निकाल कर अलग रखती है। आरबीआई के पास बफर रहता है। बफर मतलब एकदम सेफ जोन में सुरक्षित रहता है, और जो काम आता है जब स्थिति खराब होती है। यहाँ पर आपको याद रखना है, कमेटी बनी थी इसी के लिए, बिमल जालान कमेटी। इसने सुझाव दिया था कि सीआरबी जो है, कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर, ये होना चाहिए 5.5 से 6.5% के बीच में। और इसको निकाल लीजिए, जितना बचे वो सरकार को लाभांश दे दिया जाए। अभी क्या किया है आरबीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में, इस सीआरबी का जो परसेंटेज है, इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। वो कितना कर दिया गया है? रेंज बढ़ाकर अभी कर किया है इन लोगों ने 7.5%। ये अपर लिमिट है इन्होंने की है, जो 6.5 7.5, तो 1% यहाँ भी कम हो जाएगा। मुझे लग रहा है 4.5% लोअर लिमिट है। इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा प्लीज़। तो 4.5 से 7.5% लिमिट कर दिया गया है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि ज़्यादा किया गया है, लेकिन ये रेंज में है। ये क्या है? रेंज में। तो आप सरकार चाहे 4.5% रखवा सकती है, सरकार नहीं, आरबीआई, और चाहे तो अपर। तो जब सरकार को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा तो कहेगी इतना ही रिजर्व रखो 4.5%, तो सरकार को पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये हो गया आपका आरबीआई का रिकॉर्ड लाभांश। ठीक, नेक्स्ट क्या है? भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो ये है पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, दूसरी है चीन की, तीसरी है यूरोप में जर्मनी, और चौथे नंबर पर हम आ गए हैं। और पीछे किसको किया हमने? जापान को। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था का साइज है 30.5 ट्रिलियन का है। चीन का
आप 19 ट्रिलियन ले लीजिए। जर्मनी 4.74 है, भारत 4.187, जापान 4.186। ये सब ट्रिलियन में है। अमाउंट नहीं याद रखना है, बस क्रम याद रखना है इनका। और उम्मीद की जा रही है कि भारत 2 साल बाद 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, जर्मनी को पीछे कर देगा। मतलब ये कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2 साल बाद। ठीक, यहाँ पर ये जो आंकड़े आए दिए गए हैं, ये बेसिस इसका कुछ नहीं है। बेसिस ये है, आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसी में कहा था कि भारत इसी वर्ष 2025 में ही चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो वही कैलकुलेशन करके नीति आयोग ने कहा है कि अब बन गया है। हो जाएगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है, पांचों क्रम याद रखिए और 2027 का जो ईयर है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट है नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित आंकड़े। नमूना पंजीकरण प्रणाली ये क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। देखिए यहाँ सैंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सभी की गणना नहीं की गई है। कोई भी गणना है लेकिन सभी की गणना नहीं हुई है इसमें। मतलब सिर्फ सैंपल लिए गए हैं। मतलब ये कि मान लीजिए कि 1 करोड़ लोगों को आंकड़ा लेना है, तो हमने 100 लोगों को ले लिए, उसी के बेसिस पर बता दिया कि सबका ये होगा हिसाब। तो सैंपल लिया गया है इसमें। सैंपल का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक, पीरियड क्या है? कौन सी अवधि के आंकड़े हैं? 2017 से 21 के बारे में आंकड़े हैं जो जारी हुए हैं। किसने जारी किया है ये आंकड़े? भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने। ये कौन है? ये वही हैं जो जनगणना करवाते हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। इनको सेंसस कमिश्नर ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। इनका जो ऑफिस है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यही भाई साहब करवाते हैं जनगणना। ठीक, तो इन्होंने ही ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करवाया है। और आंकड़े हैं 17 से 21 की। यहाँ एक बात याद रखना है, जनगणना होती है हर 10 साल पर, और उसके बीच में हमें कुछ आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सबके आंकड़े नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम SRS यूज़ करते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। कि चलो 5 साल 10 साल से अच्छा है 5 साल में हमने कुछ डेटा तो ले लिया, तो पॉलिसी मेकिंग में आसानी होती है। तो क्या क्या आंकड़े इन्होंने लिए वो हम लोग देखते हैं।
पहला है इनका जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। क्या बताया इन्होंने कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है। अभी जब हमारा सेंसस के आंकड़े आएंगे तो वास्तविक आंकड़े होंगे, सही आंकड़े आएंगे, सैंपल वाले नहीं होंगे। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भारत में है इस समय 69.8 वर्ष। परसेंटेज नहीं होगा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मतलब ये कि भारत में औसतन हर व्यक्ति इतने साल जीता है, औसतन 69.8 वर्ष। अगर इसमें हम पुरुष और महिला का देखें कि पुरुष कितने वर्ष जीता है और महिला कितने वर्ष जीती है, जीवन प्रत्याशा है, तो ये है 68.2% वर्ष पुरुषों का, महिलाओं का है 71.6 वर्ष औसतन जीती हैं। तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है। इसी आंकड़े को अगर हम देखें शहरी और ग्रामीण में कि शहरी लोग कितना जीते हैं औसतन और ग्रामीण लोग कितना जीते हैं, तो शहरी लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है 72.9 वर्ष है और ग्रामीण की है 68.5 वर्ष। मतलब ये कि शहर के लोग ज़्यादा जीते हैं गांव वालों की तुलना में। नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो 69.8 है इसमें भी कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले की तुलना में 0.2 वर्ष की कमी आई है। मतलब पहले कितना था 70 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है अशोधित मृत्यु दर। मतलब ये क्रूड डेथ रेट। इसका कितना आंकड़ा है, इसका बताया है क्रूड डेथ रेट है 7.5 प्रति 1000। मतलब ये 1000 बच्चों के जन्म लेने पर इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। CDR क्रूड डेथ रेट 7.5 व्यक्ति पर 1000। ऐसे ही है अशोधित जन्म दर। इसके आंकड़े कितना है 19.3 प्रति 1000 व्यक्ति पर। IMR कितना है, IMR दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। शिशु जन्म दर, जन्म दर नहीं मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। जन्म लेने से 1 वर्ष के भीतर मरने वालों की संख्या, 1 वर्ष के भीतर जिन शिशुओं की मृत्यु हो जाती है वो कितने हैं 27। मतलब 1 साल में जो शिशुओं की डेथ होती है वो 1000 शिशुओं में से 27 शिशुओं की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। नियोनेटल क्या,
नवजात बच्चों का, नवजात शिशु मृत्यु दर ये कितना है? ये मेजर करते हैं उन 1 महीने में, जन्म के 1 माह के भीतर कितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये है 19 प्रति 1000। प्रति 1000 शिशुओं में से 19 बच्चों की डेथ हो जाती है 1 माह में। दैट इज न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। MMR मैटरनल MATER मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, माताओं की जो मृत्यु होती है उस पर है। तो 1 लाख जीवित, 1 लाख जीवित जन्म पर, मतलब 1 लाख जीवित शिशुओं का जन्म हुआ तो उसमें कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो 32 प्रति लाख। 1 लाख शिशुओं का जन्म होता है तो 32 माताओं की डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ। तो मातृत्व मृत्यु में अगर हम देखते हैं सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है केरला में पहला स्थान, MMR सबसे कम है केरल में। दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा है तेलंगाना में। हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि। कौन से वर्ष का आंकड़ा है? 2024-25 में। किसके द्वारा आंकड़े जारी हुए हैं? वाणिज्य मंत्रालय। तो सबसे अधिक जो FTA प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं, जो आपसे पूछा जाता है? सबसे अधिक FTA प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है दिल्ली, चौथा गुजरात, पांचवा है तमिलनाडु। ये 5 राज्य हो गए जहाँ सबसे अधिक FDI आता है। ठीक, ये FDI के स्रोत क्या हैं भारत में? FDI के स्रोत से मतलब सबसे अधिक FDI कौन से देश से आता है? मतलब ये कि भारत में पैसा तो आ रहा है FDI के रूप में, कहाँ से आ रहा है सबसे अधिक? कौन से देश से आता है? तो सबसे अधिक FDI भारत में आता है सिंगापुर से, दूसरे नंबर पर है मॉरिशस, तीसरे नंबर पर है आपका अमेरिका। यहाँ से है 30%, यहाँ से है 17% और यहाँ से है 11%।
कुल 58% जो है इन 3 देशों से आता है FDI भारत में। और एक बात याद रखनी है, सबसे ज़्यादा FDI कौन से क्षेत्र में आता है? भारत में आया ठीक है, हमने राज्य देख लिया, लेकिन अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र में आता है? तो सबसे ज़्यादा आता है सेवा क्षेत्र में। यह हमेशा सेवा क्षेत्र ही रहा है पिछले 8-10 सालों में, तो याद रखिए, ऐसे ही हमेशा काम आएगा। और दूसरा नंबर है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट है खरीफ फसलों का MSP घोषित हुआ है। खरीफ फसलें क्या होती हैं? खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। जून जुलाई का मतलब जब मानसून आता है, और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ये होती खरीफ फसलें। तो खरीफ फसलों का MSP घोषित हुआ है। इनका विपणन वर्ष कौन सा होगा? मार्केटिंग विपणन वर्ष है 2025 और 26। खरीफ फसलों का घोषित हुआ है, तो कितनी फसलों का घोषित हुआ है खरीफ की? 14 फसलों का। इन 14 फसलों के नाम, इनको क्लासिफाई किया जाता है। 14 फसलों में से कुछ फसलें हैं अनाज की, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। सबसे इम्पोर्टेंट फसल है धान, इसको तो भूलना ही नहीं है। ये हो गई 5 फसलें अनाज। इसके बाद तिलहन की फसलें हैं। तिलहन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मूंगफली किस में आती है? तो मूंगफली तिलहन में आती है। मूंगफली, सूर्यमुखी, सोयाबीन, तिल, और एक होता है राम तिल। राम तिल को बोलते हैं नाइजर सीड। तो ये तिलहन की फसलें हो गई। और दलहन की फसलें अरहर, मूंग और उड़द। और एक है आपकी वाणिज्यिक फसल, जिसका नाम है कपास। वाणिज्यिक फसलें होती हैं जिनका उत्पादन सिर्फ बेचने के लिए किया जाता है, सोल उद्देश्य। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फसलें हो गई। इन फसलों का MSP सरकार ने घोषित किया है। ठीक है। अभी MSP क्या होता है?
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी जो घोषित होता है यह न्यूनतम मूल्य होता है, अधिकतम मूल्य नहीं होता है। होता है जिस पर सरकार किसानों से उनके उत्पादों की खरीद करती है। आप लोग समझ गए हम कहना क्या चाह रहे हैं? शब्द बहुत टेढ़े होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से इन फसलों को खरीदेगी, इतना मूल्य देगी। ये गारंटी होती है सरकार की, गारंटीड मूल्य है। गारंटीड किस सेंस में है? मान लीजिए उत्पादन हुआ, लोगों ने उत्पादन कर लिया, खूब सारा उत्पादन हो गया और उसका प्राइस गिर गया। जैसे सरकार ने इसका धान का घोषित किया है 2300 रुपये। अब मान लीजिए धान का उत्पादन हो गया, प्राइस हो गया 2000 रुपये पर क्विंटल। तो सरकार ने कहा 2300 हम खरीदेंगे, तो सरकार 2300 पे खरीदेगी। तो 2300 की क्या हुई? गारंटी हुई। तो यह एक प्रकार से बीमा होता है, इंश्योर्ड है एमएसपी। ठीक है। इस समय सरकार ने जो घोषित किया है, सरकार ने 1.5 गुना घोषित करती है, 1.5 गुना लागत का। एमएसपी कितना घोषित करती है सरकार? 1.5 गुना लागत का, किसानों की जो लागत है। लेकिन ये 1.5 गुना किसानों की जो लागत होती है, क्या बोलते हैं? उत्पादन लागत। जैसे जो किसान उत्पादन करता है उसमें जो लागत लगती है उसको बोलते हैं उत्पादन लागत। उसको सरकार 3 तरह से कैलकुलेट करती है। एक को बोलती है A2 कास्ट, एक होता है A2 प्लस FL और तीसरी होती है C2 कास्ट। ये कंप्रेहेंसिव कास्ट होती है, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा ये होता है और फिर ये सबसे छोटा ये होता है। सरकार जो घोषित करती है 1.5 गुना, वह इसके मूल्य पर घोषित करती है, A2 प्लस FL। FL क्या है? FL बराबर फैमिली लेबर, पारिवारिक श्रम। तो सरकार A2 प्लस FL का 1.5 गुना घोषित करती है। A2 क्या होता है? पेड एक्सपेंडिचर, किसानों के द्वारा जो नगद खर्च किया जाता है उसको इसमें शामिल करते हैं। जैसे नगद में क्या है? आपने खाद लाई, बीज पर खर्च हुआ, ठीक है। बाहर से जो लेबर मंगवाए थे, लेबर ने काम किया, उसको आपने पैसा दिया। आपने क्या बोलते हैं, दवाई लाई, उसमें दवाइयों में जैसे कि इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इन पर जो खर्च हो रहा है वो A2 आता है। इसमें फैमिली लेबर क्या है? घर के लोग जो काम करते हैं खेत में, उनका पैसा जोड़ लिया गया, तो A2 प्लस FL हो गया। C2 क्या होता है? C2 में आपकी जो ज़मीन होती है, लैंड, ज़मीन जो कृषि भूमि होती है, उस पर जो रेंट दे होता है, रेंट मतलब किराया, अगर उसको भी शामिल कर लिया जाए तो बन जाता है C2। मतलब C2 का इक्वल टू होता है A2 प्लस FL। ये तो रहेगा ही, उसमें
ज़मीन का जो किराया होता है वो शामिल कर लिया जाए, प्लस जो मशीनरी होती है उस पर ब्याज देय होता है, और संपत्ति पर देय ब्याज, संपत्ति पर देय ब्याज, तब जाके C2 बनता है। सरकार ने सिर्फ A2 प्लस FL पर देती है। तो ये ओवरऑल हो गया इसके बारे में। इसमें एक और बात याद रखनी है कि इसके लिए अनुशंसा कौन करता है, किसके लिए, MSP के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अनुशंसा करता है CACP, कृषि मूल्य और लागत आयोग हिंदी में, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस, कृषि मूल्य और लागत आयोग जो है अनुशंसा करता है, और मतलब कैलकुलेट यही करता है। कितनी गणना करेगा, 1.5 गुना। इससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन इतना न्यूनतम करना है उसको, ठीक है। और जब यह अनुशंसा करता है, किसको अनुशंसा करेगा, जिसको अनुशंसा करेगा वो क्या करेगा, इसका अनुमोदन करता है। तो ये अनुमोदन कौन करता है, अनुमोदन करता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, हिंदी में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो ये इसके बारे में जानकारी हो गई। CACP की स्थापना हुई थी 1985 में। इससे पहले 65 में ये बना था, तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। क्या नाम था, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। तो 85 में इसका नाम बदलकर ये प्रेजेंट वाला नाम आ गया। तो ये हमने खरीफ फसलों के बारे में लगभग जानकारी ले ली है। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि इकोनॉमिक्स इस बार काफ़ी लंबा हो गया है। दो 2024-25 के लिए GDP का आकलन आए हैं। वंस अगेन GDP के आकलन को याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में ये आपको नहीं पता है। तो बहुत ही फैक्चुअल आंकड़े होते हैं ये, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो 24-25 के लिए जो ये प्रोविजनल आंकड़े आए हैं, वैसे भी प्रोविजनल मतलब होते हैं अनंतिम। तो इसमें बताया गया है राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आकलन कौन सा, प्रोविजनल। अब प्रोविजनल अंतिम नहीं होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का आकलन लगाया है 6.5% का, पिछले साल का इतनी ग्रोथ होगी। यहाँ आपको याद रखना है GDP का बेस ईयर जो है वो कितना है, जब ये लोग कैलकुलेट करते हैं वो है 2011-12। तो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ कि समझते कैसे हैं, याद नहीं करने हैं। क्योंकि राष्ट्रीय आय के आंकड़े समझने के लिए आपको GDP समझना पड़ेगा, जो कि एक काफ़ी लेंदी टॉपिक है। तो इन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं, दो तरह के आंकड़े आपके सामने हैं। एक है करंट प्राइस पर, जिसको बोलते हैं प्रचलित मूल्यों पर।
करंट प्राइस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दूसरा होता है स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्यों पर जब कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, तब उसके लिए बेस ईयर चाहिए होता है। बेस ईयर कितना है? 2011-12। दोनों में अंतर क्या है? करंट प्राइस में क्या होता है, इसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है। क्या होता है करंट प्राइस में? मुद्रास्फीति शामिल होती है इसमें। और जो स्थिर मूल्य होते हैं उसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आपका जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े दो भागों में आए हुए हैं, करंट प्राइस पर और स्थिर प्राइस पर। तो जो इस करंट प्राइस पर है उसमें जीडीपी का साइज कितना है, मतलब जीडीपी कितनी है, इसका अनुमान लगाया गया 330.68 ट्रिलियन। और इसमें ग्रोथ कितनी होगी? 9.8% का अनुमान है कि ग्रोथ हुई है। ठीक। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो निकालते हैं ये औसत आय होती है कि औसतन प्रति व्यक्ति को कितनी आय मिलनी चाहिए। तो ये है 2,05,324। और स्थिर प्राइस पर जीडीपी कितना है? 1,87,000 करोड़ या ट्रिलियन, बात वही है। 187 ट्रिलियन लिखेंगे, 1.87 ट्रिलियन लिखना चाहिए एक्चुअल में। यहाँ पे ये लाख करोड़ लिख लीजिए, या फिर 3.3 ट्रिलियन होगा अगर लिखना है तो 1,87,000 लाख करोड़, 1,87,000 करोड़ जीडीपी का साइज हुआ। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? जीडीपी को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो ये है 1,14,710 रुपये। यहाँ जो आपके लिए याद रखने लायक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक, करंट प्राइस स्थिर मूल्य से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुद्रास्फीति शामिल होती है। तो देखिए हर जगह प्रति व्यक्ति आय यहाँ 1,14,000 है, यहाँ पर 2,05,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ में लास्ट में चर्चा कर देते हैं। जीडीपी जो होता है इसके 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन कौन है? कृषि, वानिकी और जो मत्स्यन करते हैं वो, प्लस खनन, ये क्षेत्र आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में कौन आते हैं? यहाँ पर आपको विनिर्माण क्षेत्र यहीं पर आता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। और निर्माण क्षेत्र, निर्माण दैट इज कंस्ट्रक्शन। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? आपसे क्वेश्चन जो मैचिंग का आता है कभी कभी यहीं से पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे कौन सा किस सेक्टर में शामिल है। तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। इसमें क्या क्या शामिल है? आप व्यापार करते हैं वो शामिल हैं, होटल, परिवहन, संचार, संचार से मतलब मोबाइल वाला जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, परिवहन जो बस से आना जाना होता है, सामान ढोना, हम लोग आते जाते हैं, वो चीज़ें हैं। वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस है,
ये सब आता है इसमें। रियल इस्टेट है, इवन डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस है, प्रशासनिक सेवाएं, सब इसी में आता है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स, इसी के साथ आर्थिक परिदृश्य खत्म होता है। थैंक यू।